नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। इस वक्त की अभी की ये बड़ी खबर आ रही है कि सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जबकि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा भी तय समय पर नहीं होगी। 10वीं की परीक्षा रद्द हुई है, 12वीं की परीक्षा टली है, यानी कि तय समय पर नहीं होगी। 12वीं की परीक्षा पर फैसला 1 जून को होगा। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। हाई स्कूल है, इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए हो ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही इस मामले को उठाया था और अपील की थी कि परीक्षाएं टाली जाएं। आज इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया है कि मुझे खुशी है कि परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं, टाली जा रही हैं। ये लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी राहत है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। मनीष जी, जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही फैसला केंद्र सरकार ने ले लिया है। 12वीं की परीक्षाएं जो हैं वो टाल दी गई हैं, 10वीं की रद्द हो गई हैं। मुझे खुशी है कि बच्चों को थोड़ी अब राहत मिलेगी। खासतौर से 10वीं के बच्चों के ऊपर तो अब एंग्जाइटी भी नहीं बची है। उनको उनके पिछले असेसमेंट के आधार पे प्रमोट कर दिया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट के आधार पे। 12वीं के बच्चों को अभी इंतजार करना पड़ेगा 1 जून के बाद जो भी फैसला होगा, लेकिन फिर भी उनको 4 मई से कम एग्ज़ाम देने नहीं जाना पड़ेगा, वरना हम सबको ये डर था कि कहीं ना कहीं कोरोना सेंटर बन जाएंगे हमारे स्कूल्स, हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं। और इसीलिए पिछले 4-5 दिन से हमारी सरकार की ओर से भी लगातार केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की जा रही थी। हमें खुशी है कि ये बात सुनी गई, बच्चों की सुनी गई। ये शॉर्ट टर्म में तो ये सुन के अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सब चिंतित थे कि पेपर कैसे होंगे, बच्चे संक्रमित ना हो जाएं, और हो भी रहे हैं जो कम उम्र के बच्चे हैं, 18 से नीचे के जो हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि पिछले साल पूरे साल पढ़ाई नहीं हो पाई, इस साल भी पेपर होने थे, इससे पहले स्कूल खुलने की बात हो रही थी, इससे पहले फिर स्कूल बंद होने के आदेश हो गए और एग्जाम भी रद्द हो गए। ओवरऑल जो नुकसान हो रहा है पढ़ाई को, वो स्कूल बंद होने की वजह से हो रहा है। अगर हम ये सोचें कि एग्ज़ाम नहीं होने या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अगर हम बच्चों का असेसमेंट करेंगे, उससे पढ़ाई को नुकसान हो रहा है, कोई खास नहीं हो रहा है। उससे कोई, मैं नहीं मानता कि नुकसान होता है, क्योंकि ये समझ अब बहुत पुरानी हो गई है कि बच्चे को 1 साल पढ़ाएंगे और साल के अंत में उसकी परीक्षा लेंगे 3 घंटे की, और उसी में पता चलेगा बच्चा कितना पढ़ा। अब बच्चा इंटरनल एग्जाम्स जो देता है, बच्चा जो प्रोजेक्ट करता है, बच्चा जो प्रैक्टिकल्स करता है, बच्चा जो पार्टिसिपेशन करता है, डिस्कशन करता है, इन सब का भी अपना योगदान होना चाहिए। हम तो पहले से इसकी मांग करते रहे हैं, बट कोरोना की वजह से ही सही आज 10वीं के बच्चों को ये सहूलियत मिल रही है। 12वीं के बच्चों को भी यही सहूलियत दे दी जाती, और वो इस पिछले 1 साल की अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको पास कर दिया जाता, उनको ग्रेडिंग कर दी जाती। तो उसका फ़ायदा ये मिलता कि फिर बच्चे हमारे आगे के लिए सोच सकते थे, उनको आगे कहीं अप्लाई करना है, उनको इस 12वीं की मार्कशीट के आधार पे कहीं पढ़ाई करनी है आगे, उनको उस सब के बारे में वो निर्णय ले सकते थे। एग्ज़ाम चलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन आप खुद सहमत होंगे स्कूल बहुत ज़रूरी है, क्लास बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लास चल तो रही हैं, लेकिन स्कूल तो ज़रूरी है। तो उसके बारे में भी क्या सोचे, कहाँ तक जाके स्कूल खोल पाएंगे? अभी लग रहा था, लेकिन हालात ऐसे हो गए। ऑनलाइन क्लास का जो मॉडल अभी चल रहा है, वो तो बिल्कुल भी मैं सहमत हूँ इस बात से कि प्रेजेंट स्कूलिंग सिस्टम का कोई विकल्प नहीं है। पर अब मजबूरी है, बच्चों की सेफ्टी भी ज़रूरी है। दुकानें भी बहुत बार बंद करनी पड़ती हैं, आपको ट्रांसपोर्ट भी बंद करना पड़ा, तो स्कूल भी बंद करने पड़े। तो हर जगह नुकसान होता है जब लॉकडाउन होता है, तो पढ़ाई में भी नुकसान हो रहा है। और पूरे साल हुआ है, बहुत टफ साल रहा है बच्चों के लिए। तो जैसे ही मौका लगेगा, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अगर अभी कोरोना जिस तरह 1 महीने पहले था, तो शायद जुलाई से स्कूल खुल जाते, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, बस एक आखिरी सवाल, कुछ एक पेरेंट्स फ़ोन करके परेशान हो रहे हैं कि उनके जो 10वीं के बच्चे हैं, वो अब स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे होगा उनका, वो साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ कैसे वो सेलेक्ट करेंगे? नहीं, पहले की तरह से होगा, जैसे पहले होता था। असेसमेंट उनका 3 घंटे की एक परीक्षा की जगह पूरे साल उन्होंने जैसे परफॉर्म किया है उसके बेस पे होगा। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से कैमरा सहयोगी शशिकांत के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।
और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना के कहर का आलम यह है कि अस्पतालों से शव को ले जाने वाले वाहन कम पड़ गए हैं। रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल में शवों के लिए ट्रकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एक एक ट्रक पर 7-8 शव जा रहे हैं। दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में हमारे सहयोगी सोमेश पटेल। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर के सबसे बड़े भीमराव अंबेडकर सरकारी अस्पताल में, जहां पर जो कोविड से जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को ट्रक पे ले जाया जा रहा है। एक बार फिर से तस्वीर देखिए कि इस ट्रक पे शवों को ले जाया जा रहा है और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है और इन शवों को ट्रक पर ले जाया जा रहा है। इस ट्रक के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है कोविड से, उन शवों को ट्रक के माध्यम से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। आलम यह है कि सरकार इन्हें एम्बुलेंस भी नहीं मुहैया करा पा रही है। लगातार कोरोना वायरस से लोगों की मौत हो रही है और दिक्कत यहाँ पर हो रही है कि एम्बुलेंस भी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेश यादव है। सर यहाँ पर कितने की संख्या में बॉडियों को ट्रक पे रखा जा रहा है? नहीं, गाड़ी कमी होने के कारण सभी को एक ही जगह जाना, इसलिए रखा जा रहा है। किस चीज में लोड किया गया है बॉडियों को? आप तो देख रहे हो ना भैया। किस चीज में है? कितनी की बॉडी होगी? अंदर कितने की संख्या में बॉडी होगी? 7-8 बॉडी है। 7-8 बॉडी। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं और लगातार कोविड की वजह से मौत हो रही है और किस तरह से यहाँ पर शवों को ले जाया जा रहा है, हम बात भी करने का लगातार। देखिए, ये हम रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल में हैं, जहाँ पर जो कोरोना वायरस से जिनकी नगरपालिका नगर निगम द्वारा इन्हें इस 100 वाहन में ले जाया जा रहा है। स्थिति यह है कि इनके 100 को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं है। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पिछले 4 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में अकेले 240 मौतें हुई हैं, जिससे शमशान और कब्रिस्तान दोनों ही जगहों पर अंतिम संस्कार के लिए भीड़ लगी हुई है। दिल्ली के आईटीओ पर सबसे बड़े कोविड कब्रिस्तान में कोविड से मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ने लगी है। कब्रिस्तान प्रबंधक के मुताबिक जिस तेजी से रोज लोगों को दफनाया जा रहा है, उस हिसाब से 10 दिन में कब्रिस्तान भर जाएंगे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त आईटीओ के कब्रिस्तान में हैं और ये कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं, जब उनकी मौत होती है तो उनको यहीं पर दफनाया जाता है और अब यहाँ पर हालात ये होने लगे हैं कि जगह कम पड़ने लगी है। हमारे साथ मोहम्मद शमीम हैं, जो कि इस कब्रिस्तान के केयर टेकर हैं और आप देखेंगे जेसीबी से कब्रें खोदी जा रही हैं और एक के बाद एक यहाँ पर जो शव हैं वो लाए जा रहे हैं और समझ सकते हैं कि हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। शमीम जी, पहली बात तो बताइए कि कितना बदल गया पिछले 1 हफ्ते में, 10 दिन में? लगातार क्या केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार कितने डेड बॉडीज रोज आ रही हैं? ऐसा है, जैसे 4 तारीख से शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में तो ये था कि 2-3 हो रही थी, लेकिन अब 4-5 दिन से तो ये हो गया है कि 17, 15, 16 ऐसे डेली आ रही हैं। अच्छा जी। कल लगभग 25 के करीब थी बॉडीज? हाँ, नहीं, नॉर्मल और वो मिला के तकरीबन हमारे पास कल थी 47 बॉडी। 47 जी। और कोरोना की कितनी थी? लगभग 17 डेड बॉडी कल। 17 डेड बॉडीज थी। हाँ। तो ये बताइए कि क्या अब बता रहे थे जैसे कि अब जगह कम पड़ने लगी है, ये बढ़ाना पड़ेगा? जी हाँ, जो कोविड ब्लॉक है वो जगह कम पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगा जिस हिसाब से मैयतों की रफ्तार है। जी। अभी लगभग आपके पास कितने और जगह है, कितने और जो शव है आप दफन कर सकते हैं? है तकरीबन अभी तो 100 तकरीबन कर देंगे, जितनी जगह है हमारे पास। 100 की बची है जगह बस? हाँ जी, उसके बाद बढ़वाना पड़ेगा। 100 की जगह बची है। जी जी जी। कितना? अब तो जेसीबी, फिर पहले तो जेसीबी नहीं आ रही थी, अभी तो हर जेसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम देखने लगातार। वहाँ भी खुदाई चल रही है, यहाँ भी चल रही है। ऐसा पहले और कम मैयत आ रही थी, पूरे दिन में 1-2 आ रही थी, तो इस वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जिस हिसाब से मैयत आ रही है उस हिसाब से हमारे बस की नहीं करना, इसलिए मशीन मंगा रखी है। मशीन मंगा रखी है अब? जी। तो आपको लगता है कि जिस हिसाब से आ रहे हैं, तो अगर आप कह रहे लगभग 100 की जगह बची है तो अगले 10 दिन में ये पूरा भर जाएगा कब्रिस्तान? जो कोविड ब्लॉक है वो तकरीबन भर ही जाएगा अगले 10 दिन में। हाँ, अगले 10 दिन में। उसके लिए फिर कमेटी से आगे बात करके बढ़ाएंगे। कमेटी से आगे बढ़ के जी। आपको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? आपको पीपी किट वगैरह कुछ नहीं दी गई है? नहीं, हमें अभी तक तो कुछ प्रोवाइड नहीं हुआ है।
हाँ, इससे पहले भी काफ़ी जो पिछले साल शुरू हुआ था जब भी दिक्कतें आ रही थी और इस बार भी वही दिक्कत है। ठीक है, तो ये शमीम हैं जो इस कब्रिस्तान के केयर टेकर हैं, बता रहे हैं कि अगर ऐसे चलता रहा तो अगले 10 दिनों में जो कोविड ब्लॉक है कब्रिस्तान में वो भर जाएगा और इनको और ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी दफन करने के लिए। और लगातार इस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही हैं। पिछले 3 से 4 दिन में दिल्ली में लगभग 250 मौतें हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि कब्रिस्तान या फिर शमशान दोनों जगह लोगों की भीड़ है। कहीं ज़मीन कम पड़ रही है तो कहीं लकड़ियां कम पड़ रही हैं। सहयोगी संजय कौशिक के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और खबर ये आई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड पॉजिटिव हैं। योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि शुरुआती लक्षण दिखने के बाद उन्होंने जांच करवाई और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मेरी फोन से वार्ता हुई है। उनके गले में खराश है, हल्का बुखार भी है, जुकाम की भी शिकायत है, लेकिन बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सक्रिय हैं और उन्होंने निरंतर सबसे संवाद स्थापित किया है, वर्चुअल रूप में भी और टेलीफोनिक माध्यम से भी। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के दौरे के समय एक मरीज के परिवार वालों ने कल खूब हंगामा किया, क्योंकि मंत्री का दौरा था। जिस समय स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज का दौरा कर रहे थे, उसी समय अस्पताल में भर्ती होने का इंतजार कर रहे एक कोरोना मरीज की गाड़ी में ही मौत हो गई। और भर्ती इसलिए नहीं हो पाया ये मरीज क्योंकि तमाम डॉक्टर मंत्री के अगुवाई में लगे हुए थे। आए थे 1.5 घंटा पहले, पापा बहुत सीरियस में थे। हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना। तो धूप में छोड़ दिए पापा को। हम बोले थे कि अंदर कर दीजिए, धूप में बहुत लो हो गया पूरा। लास्ट में पापा हमारे नहीं, कोरोना पॉजिटिव थे, सांस लेने में प्रॉब्लम था। देखिए, मैंने कहा कि हर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश और प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी मौत होता है वो बहुत दुखद होता है, कष्ट होता है, चूँकि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे चिकित्सक सब काम कर रहे हैं और हमारे चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी आप सब लोग देखते हैं आखिर दिन रात इस अस्पताल में भी लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो मन को जरूर पीड़ा होता है। दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर में भले ही लॉकडाउन नहीं किया गया हो, लेकिन लॉकडाउन की आशंका की वजह से दिल्ली और हरियाणा से मजदूर अपनी पूरी गृहस्थी लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की आनंद विहार बस अड्डे से ये ग्राउंड रिपोर्ट। कल हमने आपको दिखाया कि किस तरह दिल्ली के सराय कालेखां बस अड्डे से लगातार मजदूर अपने अपने गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं, क्योंकि मजदूरों को ये लगता है कि कहीं लॉकडाउन दोबारा लगा तो उन्हें पिछले साल की तरह परेशानियां झेलनी पड़ जाएंगी। इसीलिए मजदूर लगातार जा रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर हूँ। यहाँ से भी बहुत सारे मजदूर अपना सामान लेकर, आप देखेंगे बच्चों को लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं। एक मजदूर परिवार मेरे साथ है, उनसे मैं बात करता हूं। भैया क्या नाम है आपका? अजय। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखीमपुर खीरी के। अच्छा, और यहाँ क्या काम करते थे? यहाँ हम लोग खेत का काम कर रहे थे। किस जगह? गुड़ियानी। अच्छा, तो अब गाँव जा रहे हैं आप? क्यों जा रहे हैं, वजह क्या है? काम खत्म हो गया इसलिए जा रहे हैं। बस आते ही कि हम लौने हम ही पे करते थे। अच्छा, काम फूट गया तो हम चल पड़े घर। अब काम नहीं मिल रहा है आपको? अब काम नहीं मिल रहा। अच्छा, तो गांव जा रहे हैं अब? हाँ, पूरा सामान लेकर ये? हाँ। तो आप देखो ये मजदूर परिवार है, यहाँ काम नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लोग गाँव की तरफ रवाना हो रहे हैं और अपने गाँव जा रहे हैं।
लॉकडाउन का डर है लोगों के मन में, इस वजह से बहुत सारे लोग अपने अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं गाँव जा रहा था। गाँव कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर के? क्यों जा रहे हैं आप लोग? और काम वाम की दिक्कत हो रही है, लॉकडाउन का, सब सोच रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा इसलिए जा रहे हैं। अच्छा, क्या काम करते थे यहाँ पे? करंट का वाइट वॉश। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? समीर नाम है सर। कहाँ के रहने वाले? ये लखनऊ से। अच्छा, तो आप क्यों जा रहे हैं? जी सर। क्यों जा रहे हैं गाँव? पहली बार फंस गए थे सर, बहुत दिक्कत होगी। अब की फंस जाएंगे सर। 2.5 महीना फंस गए सर, घर भी नहीं जा पाए थे हम लोग। तो ये देखिए, ये भी गांव जा रहे हैं और ये आनंद विहार बस अड्डा है। मेरे राइट में आनंद विहार है इस तरफ, और सामने जो है ये यूपी जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद का बस अड्डा है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश का मजदूर तबका है वो यहाँ से रवाना हो रहा है। आप देखें कि पूरा बस अड्डा भरा हुआ है और बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार अपने अपने गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अपने निजी कारणों से जा रहे हैं। आप क्यों जा रहे हैं भैया? कहाँ जा रहे हैं? बरेली जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के निजी कारण हैं, शादियां हैं, या उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव है, सरपंच का चुनाव है, उसकी वोटिंग है, उसलिए बहुत सारे लोग अपने गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो गांव इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का डर है कि यहाँ पर लॉकडाउन लग सकता है और कहीं उन्हें दोबारा से उस तरह की परेशानियाँ न उठानी पड़े जिस तरह से बीते साल परेशानियाँ उठानी पड़ी थी और लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले थे। तो इस तरह से आप देखें कि लगातार जो मजदूरों का पलायन है वो जारी है और बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगहों से, चाहे वो दिल्ली हो, NCR हो, गुरुग्राम हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, इन तमाम जगहों से निकलकर जो मजदूर हैं वो लगातार अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और पुणे के रेलवे स्टेशन पर अब एक बार फिर से भीड़ दिखाई दे रही है। मजदूर दोबारा गांव की तरफ पलायन करने लगे हैं। लोग 2 दिनों से रेलवे स्टेशन पर रुके हुए हैं। वेटिंग टिकट वालों को पुलिस प्लेटफॉर्म पर नहीं जाने दे रही है, वहां से उन्हें भगा रही है। इन प्रवासियों की हालत ये है कि इन्हें मकान मालिक घर से बाहर कर रहे हैं, ऐसे में ये सड़क पर आ गए हैं। देखिए सोहित मिश्रा की पुणे रेलवे स्टेशन से ये ग्राउंड रिपोर्ट। पुणे रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो एक बार फिर से यहाँ पर बड़े पैमाने पर आपको भीड़ इकट्ठा होती हुई नजर आएगी। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर काम करते थे पुणे में, लेकिन जिस तरह से अभी सब कुछ बंद होने की बात की जा रही है, लोग एक बार फिर से अपने गांव की ओर निकल रहे हैं। कई लोग तो 1 से 2 दिन हो चुका है कि वो स्टेशन पर ही रुके हुए हैं और वेटिंग टिकट होने की वजह से उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। कई तरह की परेशानियों का भी सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आप लोग सब लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? MP जा रहे हैं सर, अपने हम लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। हाँ। लॉकडाउन में परेशानियां हो रही हैं। अब 4 दिन से पहले टिकट करवाए, उसमें वेटिंग में रहा। अब वेटिंग की बदौलत अंदर नहीं जाने दिया। पुलिस वाले डंडा चला रहे हैं, भगा रहे हैं यहाँ से बाहर। अपन सोए रात को, उसमें पूरी चोरी हो गई, अपनी मोबाइल चोरी हो गई, पूरी बैग चोरी हो गई। होटल सब बंद हैं, खाने का नहीं मिल रहा। 2 दिन से भूखे पड़े हुए हैं इधर। अभी फिर क्या करेंगे? अभी भी तो आप लोगों की वेटिंग टिकट होगी, तो क्या जो वेटिंग टिकट वाले हैं उनको नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहे हैं सर, वेटिंग टिकट के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कौन सा ट्रेन था वरना आपका? अपना दानापुर था। दानापुर। आप कहाँ जा रहे हैं? हम बांदा जाने वाले हैं। अच्छा, तो आप लोग सब साथ में ही जा रहे हैं? क्या काम करते थे आप लोग? हम करते थे वहाँ बड़वे में। सब अपने साथ में थे सब। अच्छा, तो क्या कंपनी में फिलहाल अभी आप लोग वहाँ से निकले हैं, तो यहाँ पर किस तरह से आप लोग कब से आए हुए हैं और कितने दिन से आप लोग स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का? स्टेशन पे कल अपन सुबह 6 बजे से बैठे हुए हैं। अपन को आज 2 दिन हो गए अपन को इधर बैठे। तो आप स्टेशन पे रुक रहे हैं लेकिन शहर में रहना नहीं चाहते, गांव जाना चाहते हैं, क्यों ऐसा? गांव जाना चाहते हैं सर, इधर परेशानियां हो रही हैं। ये लॉकडाउन की वजह से पूरे हर चीज़ महंगाई हो गई है। सामान जो 10 की सामान है वो 50 के दे रहे हैं इधर। अब अपन इनकम तो कंपनी में है नहीं, कंपनी बंद हो रही है, करेंगे नहीं। और रूम वाला भी भगा रहा है रूम से लॉकडाउन की वजह से। तो आप लोगों को क्या रूम वाले भगा रहे, क्या बोल रहे हैं? नहीं, रूम वाले नहीं भगाए, हमारे पास है नहीं, पैसा नहीं मिला तो क्या करें, क्या खाएं वहाँ? अच्छा, कैसे? तो आप जा रहे हैं बिहार, कहाँ जा रहे हैं? हम गांधीधाम जा रहे हैं। गांधीधाम जा रहे हैं। और आप जा रहे हैं? MP जा रहे हैं। पुलिस वाले डंडा चला रहे हैं, पुलिस वाले डंडा चला रहे हैं। अच्छा, तो बिना जो वेटिंग टिकट पर है, स्टेशन के अंदर भीड़ ना हो उसके वजह से जो वेटिंग टिकट वाले उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग कल सुबह 6 बजे से आप आए, यानी 24 घंटों से ज़्यादा समय हो चुका है कि लोग स्टेशन पर ही रुके हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं गाँव जाने का। और इसी तरह के हालात अब पुणे में देखने मिल रहे हैं। हमने इस तरह की तस्वीरें मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर देखी थी, लेकिन एक बार फिर आप कह सकते हैं कि पुणे स्टेशन के बाहर भी कई सारे लोग पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि इसमें से कई ऐसे भी हैं जो शादी और दूसरे वजह से जा रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जो लॉकडाउन के वजह से वापस अपने गांव की ओर जाता हुआ दिख रहा है। पुणे से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना संकट के बीच नीट और पीजी की परीक्षा कराने पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल करने की तैयारी है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और जानकारी के साथ। सीबीएसई की परीक्षाएं जो है वो काफी मंथन के बाद, मीटिंग्स के बाद रद्द हुई। अब इसके ऊपर अब तक क्या जानकारी सामने आई है सौरभ? देखिए नगमा, ये जो नीट पीजी एग्जाम्स है, ये जो पोस्ट ग्रेड एमबीबीएस के लिए एग्जाम्स होते हैं और ये 18 तारीख को शेड्यूल किए गए हैं। और आपको बताएं नगमा, इसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेड्स हैं, वो अपियर होने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये नगमा मुश्किल हो जाता है जिस तरीके से डॉक्टर्स की कमी है। इसमें से बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस समय कोविड की ड्यूटी कर रहे हैं। चाहे वो एम्स में भी वो कोविड की ड्यूटी कर रहे हैं और दूसरे अस्पतालों में, नागपुर में, चेन्नई में, इंदौर में, भोपाल में, ये कोविड सेंटर्स में ड्यूटी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे स्टेट्स ने ये आदेश दिए हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि यूपी में भी उनको कोरोना की ड्यूटी में लगाया जाए क्योंकि डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो रही है। तो ऐसे में जब 18 अप्रैल को ये नीट पीजी एग्जाम्स कराए जा रहे हैं तो ये डॉक्टर्स कैसे आएंगे? और मान लेते हैं कि ये डॉक्टर्स कोविड संक्रमित होते हैं तो ये अस्पताल में वापस आते हैं, जो अस्पताल में कोविड के मरीज हैं उनसे संक्रमित होकर के सेंटर्स में जाते हैं, तो ये सेंटर्स कंटेनमेंट जोन बन जाएंगे। वैसे नगमा, ये परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जा रही है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए भी इन डॉक्टर्स को एग्जामिनेशन सेंटर में जाना होगा, जो कि काफी खतरनाक हो जाता है। तो ये जो नीट पीजी है वो 18 अप्रैल को हो रही है। उसके अलावा जो एम्स की नीट पीजी है उसका भी एग्जाम मई के दूसरे हफ्ते में 8 या 9 मई को होना है। तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल हो जाता है इन डॉक्टर्स के लिए। और यही वजह है कि अब जब सीबीएसई की परीक्षाएं पोस्टपोन हुई हैं तो अब ये लोग भी मांग कर रहे हैं कि इनकी परीक्षाएं भी पोस्टपोन की जाए। और आपको बताएं कि जो एग्जामिनेशन है नीट पीजी का नगमा, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कराता है और उन्होंने हाल ही में पूरा एक एसओपी और एडमिट कार्ड के साथ रिलीज किए हैं। बच्चों को बोला गया है कि उनको एग्जाम के 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना होगा, उनका थर्मल स्कैन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है नगमा कि ऐसे में जब तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो कि काफी सुरक्षा में रहते हैं, उनका दायरा अच्छा है, उनको वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, वो जब कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं तो ऐसे में इन डॉक्टर्स जो कि कोविड सेंटर में ड्यूटी दे रहे हैं, जो कि दूसरे मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा एग्जाम देने के लिए। तो हो सकता है कि कल यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसको रद्द कराने को लेकर के पिटीशन भी दायर कराई जाए। और ऑनलाइन भी काफी, ट्विटर पे भी काफी लोग एक्टिव हैं। ये पोस्टपोन नीट, हैशटैग पोस्टपोन नीट पीजी करके हैशटैग पे लोग काफी ट्वीट भी कर रहे हैं। और ऐसे में अगर ये एग्जाम कराए जाते हैं तो इनकी काफी एक्सपोज हो जाते हैं और ये अगर वापस जाते हैं वहां से संक्रमित होकर के तो और तमाम लोग जिनके घर वाले हैं उन पर भी खतरा हो जाता है नगमा। तो इस बीच में ये सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना संकट के दौरान नीट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स जो होने वाले हैं, मेडिकल एग्जाम्स डॉक्टरों के, जिसमें बड़ी तादाद में डॉक्टर्स परीक्षा में शामिल होंगे, वो टाले जाएं क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। और ये डॉक्टर्स जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना मरीजों की देखभाल, उनके इलाज में, उनके लिए इस समय वैसे भी संभव नहीं है इस इम्तिहान में शामिल होना। शुक्रिया आपका सौरभ। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों का असर अस्पतालों पर पड़ रहा है क्योंकि अस्पतालों में अब बेड्स की कमी है और तेजी से बेड्स भर गए हैं। 31 मार्च से 12 अप्रैल के बीच दिल्ली सरकार ने 4 बार कोरोना के लिए रिजर्व अस्पतालों में कोरोना बेड की संख्या बढ़ाई है और अब बेड की कमी को पूरा करने के लिए जो बैंक्वेट हॉल हैं, जिसे पार्टी फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको अस्पतालों के साथ जोड़ा जा रहा है। दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल LNJP से शहनाई बैंक्वेट हॉल को जोड़ा गया है। वहां से हमारे सहयोगी जो हैं वो जानकारी दे रहे हैं।